नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ यशी मेंटोर्स चैनल पर। दोस्तों, मैं आप सभी को घटना चक्र के एक्सप्लेनेशन और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस अपने इस चैनल पे करवाऊंगी और इसी श्रृंखला में मैं सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास से स्टार्ट करूंगी, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, चूंकि हमारा जो आधुनिक इतिहास है भारत का, उसकी शुरुआत जब यूरोपीय कंपनी हमारे भारत में आती है तभी से होता है। चलिए, तो इसमें मैंने कुछ पॉइंटर्स लगा के रखे हैं, एक छोटा सा आपको ओवरव्यू देने के लिए कि हम आगे पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रोनोलॉजी ऑफ डिस्कवरी एंड अराइवल, कि कौन सी कंपनी कब आती है, तो इसका हम अराइवल देखेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे द पोर्चुगीज पावर 1498 टू 1961, कि कैसे पोर्चुगीज पावर आती है हमारे इंडिया में, क्या कहानी है उनकी, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे द डच, जो कि होलैंड की एक कंपनी है। फिर हम देखेंगे द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद हम देखेंगे द फ्रेंच। फिर फ्रेंच के बाद जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर होती है, जो कि 1746 से 1748 तक होती है, एंड देन हम कुछ प्रीलिम्स पॉइंटर्स देखेंगे। तो बिना किसी देरी से हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले क्रोनोलॉजी ऑफ डिस्कवरी एंड अराइवल। सबसे पहले हमारे भारत में आखिर आता कौन है, कौन सी ऐसी कंपनी है जो हमारे इंडिया में अराइव होती है। तो सबसे जो पहला व्यक्ति था जिसने यहाँ पे सी रूट की खोज की, और वो था वास्को डगामा। वास्को डगामा एक पुर्तगाली था, मतलब ये पोर्चुगल से बिलोंग करता था। तो ये ढूंढने निकला था रास्ते, अलग अलग कंट्रीज को, कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है। तो ये सी रूट के थ्रू इंडिया आता है, और इंडिया में ये सबसे पहले कैलीकट में आता है। कैलीकट, जो कि हमारा इस मैप में आप देखिए, ये वेस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है कैलीकट। और 20 मई 1498 को ये यहाँ पर पहुंचता है, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट कैलीकट में। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये यहाँ तक पहुंचा कैसे। तो अब मैं बताती हूँ कि इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए एक गुजराती गाइड था, उसने मदद की, अहमद इब्न माजिद, या हम कहते हैं अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद ने इसको यहाँ तक आने में या यहाँ तक पहुँचने में इसकी मदद की। ये पहुँच तो गया, लेकिन उसके बाद क्या होता है, तो कैलीकट में उस टाइम पे एक ज़ैबरीन नाम का व्यक्ति रूल कर रहा होता है। तो जैसे ही ये वास्को डगामा कैलीकट पहुंचता है, तो ज़ैबरीन उसका बहुत अच्छे से स्वागत करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में वास्को डगामा यहाँ पर ब्लैक पेपर, क्योंकि इंडिया में मसाले बहुत अच्छे से थे, तो सबसे पहले ये यहाँ से ब्लैक पेपर, काली मिर्च लेता है, और काली मिर्च ले जाके ये यूरोप में ट्रेड करना स्टार्ट करता है। और दोस्तों, आपको पता है इसको 60 गुना फायदा होता है, 60 टाइम्स। जिस 1 रुपए में यहाँ पे खरीद कर वो वहां पर 60 रुपए में ब्लैक पेपर बेचता है। तो ये रही कहानी, एक छोटा सा पार्ट कि कैसे शुरुआत होता है ट्रेड का। फिर हम देखेंगे
अलग अलग डिस्कवरी और किसने कौन कौन सी डिस्कवरीज की। सो कोलंबस भी इटली से बिलोंग करता था और ये भी इंडिया की ही खोज में निकला था, लेकिन गलती से, या यूं कहें गलती भी नहीं कहेंगे, ये अमेरिका पहुंच जाता है। सो हम अमेरिका के डिस्कवरर को बोलते हैं कोलंबस। फिर कैप्टन कुक जो कि ब्रिटेन से बिलोंग करता है, ये ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर करता है। फिर तस्मान जो कि हॉलैंड से बिलोंग करता है, ये डिस्कवर करता है वैन डीमंस लैंड, या जिसको हम टस्मेनिया बोलते हैं, एंड न्यूजीलैंड। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में हम एक अराइवल सीक्वेंस देखेंगे जो कि हमारे प्रीलिम्स एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कि कौन सी यूरोपियन कंपनी पहले आती है और कौन सी सबसे लास्ट में जाती है। ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले पोर्चुगीज हमारे 1498 में आते हैं, डच 1602 में आते हैं, फिर इंग्लिश मतलब कि हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आप जानते होंगे, ये 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म होती है और 1608 में ये यहाँ पर आते हैं। फिर डेन्स 1616 में आते हैं और उसके बाद फ्रेंच, ये 1664 में आते हैं। दोस्तों, ये तो एक बस हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अब हम इसको विस्तार से आगे पढ़ते हैं। चलिए, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले आने वाली पावर, और वो है द पोर्चुगीज पावर, जो कि 1498 में आती है और 1961 में इंडिया से लीव होती है। ठीक है, सबसे पहले हम इनके पोर्चुगीज पावर में सबसे पहले जो इनके गवर्नर्स थे और इन्होंने क्या क्या यहाँ पे किया हम समझेंगे। जो सबसे पहला पोर्चुगीज गवर्नर वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि 1505 में इंडिया आता है। ओके, और आपको पता है दोस्तों, ये यहाँ पर आके ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत करता है। ये देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्टेड बाय अल्मीडा इन 1505। और पता है ये ब्लू वाटर पॉलिसी आखिर है क्या? दोस्तों, पोर्चुगीज की जो नेवी थी ना, वो बहुत स्ट्रांग थी, तो उन्होंने एक कार्टेज सिस्टम स्टार्ट किया था। उनका मानना था कि अगर वो ओशन में अपनी ताकत को मजबूत कर लेंगे तो उनका ट्रेड और अच्छे से होगा, और जो दूसरी यूरोपीय कंपनी है, अगर उनके जहाज आते हैं तो उनको बिना पास के जाने की परमिशन नहीं मिलती थी। तो कह सकते हैं कि ये ओशन में अपनी मोनोपोली बनाना चाहते थे और इन्होंने बनाई भी। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं अफोंसो डी एल्ब्यूकर्क्यू। ये 1509 में आता है और इसे हम रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर कहते हैं। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे पोर्चुगीज एम्पायर की नींव रखी थी। अभी तक तो पोर्चुगीज सिर्फ ओशन में अपने आप को स्ट्रांग बना रहे थे, लेकिन इसने लैंड टेरिटरी को भी रिक्वायर किया। देखिए, सबसे पहले 1503 में फर्स्ट पोर्चुगीज फोर्ट, या यूं कहें फर्स्ट यूरोपियन फोर्ट, इंडिया में कोचीन में बना। कब? जब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा गवर्नर वॉइसराय बनने से पहले ये 1503 में पहला पोर्चुगीज फोर्ट या फर्स्ट यूरोपियन फोर्ट इंडिया में कोचीन में बनाता है। 1510 में ये जो अफोंसो डी एल्ब्यूकर्क्यू है, ये गोवा को कैप्चर कर लेता है। किससे? यूसुफ आदिल शाह, जो कि बीजापुर का रूलर था। और पता है ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जो गोवा है ना, गोवा वो एक नेचुरल पोर्ट है। यहाँ पे अपना कब्जा करना इनके ट्रेड बेनिफिट्स के लिए बहुत जरूरी था। इस वजह से
अफोंसो ने 1510 में गोवा को कैप्चर किया यूसुफ आदिल शाह से। ओके, लेकिन इसके बाद ये और एक्सपेंशन करना चाहते थे और इन्होंने 1511 और 1515 में मलक्का और हॉर्मुज को भी कैप्चर कर लिया, क्योंकि मलक्का ये ईस्ट एशिया में सिचुएटेड है और हॉर्मुज हमारा मिडिल ईस्ट में। तो ये दोनों ईस्ट और वेस्ट पॉइंट्स को ब्लॉक कर लेते हैं और पूरे एशिया में अपना कब्जा बनाते हैं, अपनी जो ये नेवी मजबूत करते हैं ताकि ये अच्छे से ट्रेड कर सकें। फिर नेक्स्ट जो व्यक्ति हैं उनका नाम है नूनो द कून्हा, जो कि 1529 में आते हैं और 1538 तक इनका यहाँ पे ये टाइमलाइन है और ये सक्सीड करते हैं लोपो वास डी सेम्पायो को। नूनो द कून्हा ने अपनी जो कैपिटल है वो ये कोचीन से गोवा को बना लेते हैं, क्योंकि गोवा इनको ज्यादा बेनिफिटिंग लग रहा था, इस वजह से ये कोचीन से गोवा अपनी हेडक्वार्टर शिफ्ट कर देते हैं। एंड देन 1534 में पोर्चुगीज को परमिशन मिलती है गियासुद्दीन महमूद शाह, जो कि बंगाल में है। बंगाल भी बहुत रिच प्रोविंस था उस टाइम पे, तो इनको लगा कि अगर हम वहां पर भी अपना कब्जा कर लेते हैं या वहां पर अपनी फैक्ट्रीज बनाते हैं तो हमारे ट्रेड में हमें और बेनिफिट मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया, गियासुद्दीन महमूद शाह बंगाल से परमिशन लेकर के सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री ओपन की। फिर एस्टैब्लिशमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स में हम देखते हैं कि 1500 में अपनी पहली फैक्ट्री ये कैलीकट में ओपन करते हैं। ऑब्वियसली ये कैलीकट में सबसे पहले वास्को ड गामा यहाँ पे पहुंचता है, सो इसी वजह से इन्होंने 1500 में आफ्टर 2 years of arrival of Vasco da Gama they opened their first factory at Calicut। उसके बाद हुगली को ये बेस बनाते हैं लूटपाट का, कि यहाँ पे देखिए ये बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे हुगली है, ये इस अड्डे को लूटपाट का अड्डा बनाते हैं, यहाँ पे ये खूब लूटपाट करके पैसा कमाते हैं। 1632 में शाहजहां डिस्ट्रॉयड हुगली एस्टैब्लिशमेंट्स एंड इम्प्रिजन्ड थाउजेंड्स। यहाँ पे ये पोर्चुगीज क्या कर रहे थे, ये लोकल जितने भी लोग थे उनको बहुत परेशान कर रहे थे और ये टैक्स भी नहीं पे कर रहे थे, जिससे परेशान होकर के 1632 में जो हमारे मुगल एम्परर शाहजहां थे उन्होंने कहा कि पोर्चुगीज को यहाँ से ढकेलो, इंडिया से बिल्कुल बाहर निकालो और फेंको इनको यहाँ से। और शाहजहां ने हजारों की तादाद में पोर्चुगीज को उठा के जेल में बंद कर दिया था। सो दोस्तों, ये इनका जो डिपार्चर है ना, ये जाते कब है इंडिया से, ये 1961 में जाते हैं। दोस्तों कैन यू इमेजिन, सबसे पहले ये आते हैं और सबसे लास्ट में ये यहाँ से इंडिया से जाते हैं 1961 में। और इनको यहाँ से हटाने के लिए हमारी इंडियन आर्मी को ऑपरेशन विजय चलाना पड़ा था, तब ये हमारे गोवा या इंडिया से बाहर जाते हैं। सो दोस्तों, ये रही हमारी पोर्चुगीज पावर की कहानी। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे द डच। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए गाइस, 1602 में डच पार्लियामेंट एक कंपनी बनाती है एक रिजोल्यूशन के थ्रू, और जिसका नाम है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ होलैंड। ओके, इनका नेचर पता है कैसा था, ये एक प्राइवेट ग्रुप था और इनके पास ना मोनोपोली थी ट्रेड करने की, अटैक करने की, मतलब ये अपनी आर्मी भी रख सकते थे और ये ना लैंड भी एक्वायर कर सकते थे। और दोस्तों सबसे बड़ा ट्विस्ट पता क्या है, कि ये कंपनी गवर्नमेंट फंडेड थी और पता है इनकी जो कैपिटल थी या इनकी जो पूंजी थी वो थी 65 लाख गिल्डर्स। कैन यू इमेजिन, इतना ज्यादा पैसा लेकर के तो हम आजकल
जो इस न्यू जनरेशन में तो हम नए नए स्टार्टअप्स खोल सकते हैं। तो 65 लाख गिल्डर्स ले करके ये कंपनी शुरू करती है अपनी ट्रेड जर्नी। और दोस्तों, आप गिल्डर्स सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ। गिल्डर्स उस समय हॉलैंड की करेंसी थी। और गिल्डर्स ये जो टर्म है ये इसलिए आया है क्योंकि जो सिक्के थे ना वो गोल्ड के बने थे, तो गोल्ड के बने होने की वजह से ये गिल्डर्स इनका नेम पड़ा। ठीक है, तो डचेस ने ना अपना सेंटर इंडिया में नहीं ओपन किया, इन्होंने अपना सेंटर बताविया जकार्ता में ओपन किया। ये देखिए यहाँ पे इंडोनेशिया, है ना। पता है ऐसा क्यों किया? क्योंकि इनकी जो स्ट्रैटेजी थी ना वो प्रॉफिट कमाने की थी और इनको स्पाइसेस चाहिए थे, और स्पाइसेस इन्हें इंडोनेशिया में ज्यादा मिल रहे थे। तो इन्होंने ना इंडिया को सिर्फ एक साइड बिजनेस या यूं कह सकते हैं सपोर्टिंग ब्रांच की तरह देखा, और इंडिया में ये ज्यादातर टेक्सटाइल का ट्रेड करते थे। अब इनकी फैक्ट्रीज देखते हैं। ये अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में ओपन करते हैं 1605 में। सूरत में ये 1616 में ओपन करते हैं। सूरत वही वेस्टर्न कोस्ट में बहुत ही ट्रेड हब, ये कोस्ट पे सूरत सिचुएटेड है, तो यहाँ पर तो फैक्ट्री बनाना सारी यूरोपियन कंपनीज का सपना रहा और सब ने यहाँ पर ओपन की हुई थी। ये 1616 में सूरत में अपनी फैक्ट्री खोलते हैं। अब बंगाल भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है, तो बंगाल कैसे छूट सकता है, तो बंगाल में भी ये सबसे पहली फैक्ट्री ये पीपली में ओपन करते हैं। और उसके बाद इनका जो प्रॉपर ट्रेड है वो 1653 चिंसुरा से स्टार्ट होता है। चिंसुरा भी ये बंगाल में एक प्लेस है, यहाँ से इनका प्रॉपर ट्रेड ये स्टार्ट करते हैं चिंसुरा से। ओके, कोची। अब हम आते हैं साउथ इंडिया कोची। 1603 में ये यहाँ पर ना पोर्चुगीज को हराते हैं, और हराने के बाद में यहाँ पे कोची में ये विलियम फोर्ट खड़ा करते हैं। लेकिन पता है क्या होता है, जब हमारे ब्रिटिशर्स आते हैं तो इनसे कोची छीन लेते हैं, और 1814 में फाइनली कोची ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है। और आपको पता है, मैंने इसमें लिखा नहीं है बट मैं आपको बता दूं, एक वॉर होती है बैटल ऑफ बेदरा, ये 1759 में होती है, जिसमें जो हमारे इंग्लिश है ना ये डचेस को बहुत बुरी तरह से हराते हैं, और बस तब से ही इनका बैटल ऑफ बेडरा में हार के बाद से डचेस का इन्फ्लुएंस इंडिया से खत्म हो जाता है। चलिए गाइस, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन नहीं जानता है इस कंपनी को। हमारे भारत में 200 साल तक इन्होंने राज किया है और इतना प्लंडर किया है हमारे देश को, इस कंपनी को कौन नहीं जानता होगा। तो चलिए इसकी कहानी हम समझते हैं। सबसे पहले 1592 में, गाइस मैं जितने भी आपको ईयर्स बता रही हूँ ना दोस्तों, आप इन ईयर्स को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये ईयर्स की क्रोनोलॉजी एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है, बहुत डिमांडेड है ये। चलिए शुरू करते हैं। 1592 में एक लेवांट कंपनी होती है जिसको चार्टर मिलता है लैंड ट्रेड का, सी ट्रेड का नहीं, लैंड ट्रेड का। समझ गए? मतलब कि जमीन पर, अभी हम जमीन पर ट्रेड कर सकते हैं, सी के थ्रू नहीं। लेकिन उससे हुआ क्या कि 1600 में आफ्टर 8 इयर्स इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, और जिसको क्वीन एलिजाबेथ चार्टर देती हैं ट्रेड करने का और एक्सपेंशन करने का। सो ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1600 में फाउंड होती है। और आपको पता है 1600 में हमारे इंडिया में किंग कौन होता है? अकबर। अकबर होता है हमारा राजा।
फिर उसके बाद में इनका एक्सपेंशन कैसे होता है, ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे अपने विस्तार को बढ़ाती है। तो देखिए, होता ये है कि ना एक बैटल होती है यहाँ पे सुआली में। सुआली में एक बैटल होती है जिसमें ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये हराती है पोर्चुगीज को, और पोर्चुगीज को हराने के बाद इनको परमिशन मिल जाती है जहांगीर से कि आप परमानेंट फैक्ट्री सूरत में ओपन कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी ये एक टेम्परेरी फैक्ट्री खोलते हैं मसूलीपट्टनम में। 1600 में ये पहली एक टेम्परेरी फैक्ट्री ये ओपन करते हैं मसूलीपट्टनम में, है ना। और ये दूसरी अपनी फैक्ट्री बैटल ऑफ सोली के बाद में ये सूरत में ओपन करते हैं परमानेंट फैक्ट्री। और पता है इनको जहांगीर परमिशन देता क्यों है? क्योंकि उस टाइम तक ना पोर्चुगीज की नेवी जो पावर थी वो बहुत स्ट्रांग थी। तो जहांगीर ने जब देखा कि ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पोर्चुगीज जो कि खुद ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग है उनको हरा सकती है, तो ये हमें भी प्रोटेक्शन दे सकती है। सो इसी वजह से जहांगीर ने इम्प्रेस होकर के इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी पहली परमानेंट फैक्ट्री सूरत में खोलने की परमिशन 1613 में दे देती है। अब इनमें से इस कंपनी के हम कुछ व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले थॉमस बेस्ट। ये थॉमस बेस्ट, इनके नाम में ही बेस्ट है तो ये बहुत इजी है लर्न करने के लिए। थॉमस बेस्ट यही पोर्चुगीज को हराते हैं सोली में। सोली एक बहुत छोटा सा कोस्ट है सूरत के पास, ये वेस्टर्न कोस्ट यहाँ पे, और यहाँ पे थॉमस बेस्ट बहुत अच्छे से ये पोर्चुगीज को हरा देते हैं। जॉब चार्नोक ये हुगली में, यहाँ पे ना जॉब चार्नोक का हुगली में मुगल एम्परर से ना कुछ झगड़ा हो जाता है। तो ये सोचते हैं, एक तो ये चालाक तो बहुत है, इसने सोचा कि क्यों ना मैं हुगली की बजाय अपना सेंटर सूटानूटी में खोलूं। और सूटानूटी ये कलकत्ता में था, और मतलब बंगाल में था, और सूटानूटी को ये सेफ भी मानते थे और यहाँ से ये इनका ट्रेड अच्छे से हो रहा था। तो आगे चल कर के सूटानूटी को ही जॉब चार्नोक द ग्रेट कलकत्ता बनाता है। तो हमारा जो कलकत्ता के फाउंडर है ना वो जॉब चार्नोक है, और सबसे पहले इन्होंने सूटानूटी को सिलेक्ट किया था सेंटर ऑफ ट्रेड। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखिए एक ट्विस्ट आता है जो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक जैकपॉट निकला। मुंबई, ये जो बॉम्बे है ना, तो होता क्या है कि यहाँ पे जो पोर्चुगीज प्रिंसेस होती है कैथरीन, उसकी शादी होती है इंग्लैंड की चार्ल्स सेकंड से, और पोर्चुगीज चार्ल्स सेकंड को मुंबई दहेज में दे देता है। आजकल पूरा का पूरा सिटी डाउरी में दे दिया। दोस्तों इमेजिन करिए, आज ऐसा पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन चार्ल्स सेकंड को लगा कि आखिर मैं इस मुंबई का करूंगा क्या, इस बॉम्बे का करूंगा क्या। उसने सोचा क्यों ना मैं ये बॉम्बे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 यूरो सालाना किराए पर दे देता हूँ। और 10 यूरो उस समय मामूली रेंट था। तो ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इतना बड़ा जैकपॉट हुआ और बहुत फायदा हुआ इन लोगों को। तो देखिए, चार्ल्स सेकंड मैरिड कैथरीन इन 1662 में शादी होती है, और मुंबई डाउरी में मिल जाती है, और ये लीज पे मिलती है ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 यूरो एनुअली। ओके। फिर जॉन चाइल्ड, नाम चाइल्ड है लेकिन काम चाइल्ड बच्चे जैसा नहीं है दोस्तों। जॉन चाइल्ड 1688 में इसने सीधे औरंगजेब से लड़ाई करी। इसने क्या किया, जितने भी हमारे जो लोग हज करने जा रहे थे इसने उनको बंदी बना लिया, और जितने भी पोर्ट्स थे उनको ब्लॉक कर दिया। और उस समय औरंगजेब मुगल एम्परर था, और औरंगजेब ने जब देखा कि अरे ये जॉन चाइल्ड 1688 में ये चीजें कर रहा है, उसने तुरंत ही इसको ऐसा धोया
ऐसा धोया कि इसको माफी मांगनी पड़ी, ईस्ट इंडिया कंपनी को माफी मांगनी पड़ी और भारी कंपनसेशन के बाद ये कहीं पे रह पाए इंडिया में। तो ये रही हमारी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, कैसे ये कंपनी आती है और अपनी चालाकी से अपना यहाँ पे विस्तार पूरा फैला लेती है। सो चलिए हम दोस्तों ना इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ रहे हैं जो घटना चक्र के एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज में एक्सप्लेनेशन पार्ट में दिया हुआ है। हम आगे चल के ना इनकी एक एक बैटल, एक एक चीजें जो है आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और इसके बाद मैं इनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए गाइस, अभी तो हम पढ़ते हैं फ्रेंच। द फ्रेंच, इनकी कंपनी का नेम था कॉम्पैग्नी डेस इंडेस ओरिएंटल्स। दोस्तों ये 1664 में इंडिया में आते हैं और ये कंपनी फाउंड करते हैं कॉलबर्ट, जो कि उस समय राजा लुई 14 के मंत्री थे। कॉलबर्ट ने ये कंपनी फाउंड की थी, कॉम्पैग्नी डेस इंडेस ओरिएंटल्स। और आपको पता है दोस्तों, ये जो कंपनी थी ना, ये पूरी गवर्नमेंट कंट्रोल में थी, मतलब स्टेट सस्टेन थी। इसकी फंडिंग, इसके डिसीजंस सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर था। तो इससे एक फायदा प्रॉस तो ये था कि फंडिंग गवर्नमेंट दे रही है, बट नुकसान पता क्या था? नुकसान था कि सारी डिसीजंस हमें पूछ पूछ के करने पड़ते थे। मतलब जो अंडर में थी कंपनी, उनको कोई मोनोपोली नहीं थी, या यूं कह सके कि वो खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते थे। ओके, 1664 के बाद 4 साल के बाद 1668 में फिर वही चीज, सूरत। तो दोस्तों समझ गए ना, ये जो सूरत है ना, ये ट्रेडिंग हब था उस पॉइंट पे। ये भी अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में ओपन करते हैं और फ्रैंकोइस कैरोन इसके पीछे, जो ये सूरत जो पहली फैक्ट्री है सूरत में, इसको फ्रैंकोइस कैरोन 1668 में सूरत में ओपन करता है। 1669 में एक साल के अंदर ये सीधे ईस्टर्न कोस्ट पहुंच जाते हैं, मसूलीपट्टनम। और यहाँ पे एक पर्शियन होता है, मरकारा की मदद से ये गोलकोंडा के सुल्तान से परमिशन लेकर के ये 1669 में मसूलीपट्टनम में भी अपनी फैक्ट्री ओपन कर देते हैं। अभी तक तो ये लोग सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट्रीज खोलना और ट्रेड कर रहे थे, लेकिन इसमें जो एक मास्टरमाइंड था ना, वो था ड्यूप्ले। ड्यूप्ले ये मास्टरमाइंड ऑफ पॉलिटिक्स कह सकते हैं। इसने सोचा कि हम इंडिया में ना कॉन्फ्लिक्ट करवाते हैं। फर्स्ट टू इंटरफेयर इन इंटरनल इंडियन कॉन्फ्लिक्ट्स यूजिंग यूरोपियन फोर्सेस एट इंडियन एक्सपेंस। ड्यूप्ले ही पहला ऐसा व्यक्ति था पहला ऐसा यूरोपियन था जिसने इंडिया में सब्सिडरी अलायंस की शुरुआत की। सब्सिडरी अलायंस का लालच ये देता था इंडिया के मुगल एम्परर्स या जो भी यहाँ पे रूलर्स थे, उनके बीच में ये कहते थे कि आपको मैं दूसरे रूलर से बचाऊंगा, प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन आपको हमारी आर्मी के एक्सपेंसेस उठाने पड़ेंगे। ये था सब्सिडरी अलायंस। इतना चालाक था ये कि इंडियन एक्सपेंस पे ही अपनी फोर्सेस को यूज कर रहा था और इंडियन रूलर्स के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करने की कोशिश की थी इसने, और करा भी था। इसी के कारण पहली द फर्स्ट कैनेटिक वॉर होती है 1746 में और 1748 में खत्म होती है। इसका जो नेचर था ना, नेचर ये ऐसा था कि यूरोप में ना ऑस्ट्रिया की गद्दी के लिए लड़ाई चल रही थी अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में। तो इस लड़ाई का असर इंडिया में भी पड़ा, क्योंकि इंडिया में भी अंग्रेज और फ्रेंच थे, है ना। ये 1740 की बात है कि वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन चल रहा था। इमीडिएट कॉज क्या होता है कि इंग्लिश कैप्टन बर्नेट ये फ्रेंच जहाजों को कैप्चर कर लेता है, सीज कर लेता है। अब ऐसा होने के बाद में फ्रेंच बैठेंगे तो है नहीं, वो क्या करते हैं, बैटल ऑफ सेंट टोम 1746 में
ये चेन्नई तमिलनाडु में अद्यार रिवर पे बैटल ऑफ सेंट टोम होती है, जिसमें फ्रेंच आर्मी कैप्टन पैराडाइज के अंडर ये नवाब अनवरुद्दीन की आर्मी को हरा देते हैं। और नवाब अनवरुद्दीन की आर्मी में 10,000 मैन अंडर महफूज खान ये नवाब अनवरुद्दीन का बेटा होता है, और 10,000 लोगों की आर्मी होती है, पर तब भी ये हार जाती है फ्रेंच से। बैटल ऑफ सेंट टोम, अड्यार रिवर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में लड़ाई थी, तो यहाँ पे ये नवाब अनवरुद्दीन कैसे पहुंच गया। देखिए, इसकी बैक स्टोरी ये है कि जो ड्यूप्ले होता है ना, ये तो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर रहा था। इसने कैप्चर कर लिया था मद्रास, और मद्रास का रूलर अनवरुद्दीन था। ये अनवरुद्दीन ड्यूप्ले से पूछता है कि अरे तुमने मेरा ये मद्रास क्यों कैप्चर किया है, तो ये उसको झूठ बोलता है कि मैंने आपका इसलिए ये मद्रास इसलिए कैप्चर किया है ताकि मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकूं इन अंग्रेजों से, और आगे चल के मैं ये आपको वापस कर दूंगा। वो भरोसा कर लेते हैं नवाब, लेकिन ड्यूप्ले का मन बदल जाता है और वो मद्रास वापस नहीं करता है नवाब को। बस यही देख करके नवाब को लगता है कि मेरी ही जमीन पे अंग्रेज फ्रेंच लड़ाई कर रहे हैं, और इसी बीच में ये लड़ने पहुंच जाता है फ्रेंच से, जिसमें इसकी हार हो जाती है और फ्रेंच आर्मी जीत जाती है, जो कि कैप्टन पैराडाइज के अंडर होती है। और ये बैटल कौन सी है, बैटल ऑफ सेंट टोम, अड्यार रिवर पे होती है ये किनारे, और ये 1746 में होती है। अब दोनों थक चुके थे, तो एक ट्रीटी होती है यूरोप में, जिसका नेम है ट्रीटी ऑफ एक्स ला शैपेल। ये 1748 में होती है, और इन दोनों के बीच में होता ये है कि फ्रेंच बोलते हैं कि ठीक है, हम इंडिया में आपको मद्रास वापस कर देंगे, इंग्लिश को वापस कर देंगे, लेकिन आपको नॉर्थ अमेरिका के लुईबर्ग को हमें वापस करना होगा। तो ये इन दोनों के बीच में ट्रीटी होती है यूरोप में, जिसके कारण इंग्लिश को मद्रास वापस मिल जाता है, और ये वॉर, फर्स्ट कैनेटिक वॉर, समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा पार्ट था एक भूमिका बनाने के लिए, और ये जो घटना चक्र में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, या जो उसी की मैंने बस समरी आपको दी है। फिर हम इसके और बहुत सारे मेजर पॉइंट्स हम क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे। की प्रीलिम्स पॉइंटर्स में हम देखते हैं कि जो पोर्चुगीज है, ये फर्स्ट टू एस्टैब्लिश सी ट्रेडिंग सेंटर्स। ऑब्वियसली वास्को ड गामा के अराइवल के बाद ही हमारे सी ट्रेडिंग सेंटर्स बनते हैं, तो पोर्चुगीज ही हुए। फिर बिहार हमारे ओपियम और सॉल्ट पेट्रे के लिए फेमस है। और अराइवल क्रोनोलॉजी, पोर्चुगीज आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर इंग्लिश आते हैं, उसके बाद डेन्स एंड देन फ्रेंच। आई होप गाइज आप सभी को मेरा वीडियो ये अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यशी मेंटोर्स चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और आपको जो भी कमेंट्स हैं वो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप वो भी बताइएगा। और थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए। जय हिंद।